बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एमडीकेट 2024 केमिस्ट्री की प्रिपरेशन चल रही है। ओरल क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं और पार्ट 4 जो है इसका, इस पर हम आ गए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री स्टोइकियोमेट्री को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, जिसके अंदर हमने मैनुअल मैथमेटिक्स जो है, क्योंकि कैलकुलेटर तो आपके पास होगा नहीं जब आप एमडीकेट के टेस्ट में बैठेंगे, मैनुअली जो है वो मैथमेटिक्स कैसे कर सकते हैं ये मैंने पार्ट 2 के अंदर बताया था, वो लाजमी देखिएगा। फिर पार्ट 3 के अंदर हमने चैप्टर 3 स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है उसको देखा था, उसके क्वेश्चंस लिए थे और कितने क्वेश्चन पे जाके हमने ख़त्म किया था आपको याद होगा। हमने जो है वो ख़त्म किया था 32 क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। तो अब जो है ये पार्ट 4 जो है इसके ऊपर हम आ गए हैं, ठीक है, पार्ट 4। और ये 33 क्वेश्चन जो है इससे अभी हम शुरू करेंगे। तो ये आपका इस चौथे पार्ट के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी जो है वो तमाम हो जाएगा। तो दिल थाम के बैठिए, ठीक है, पसीना आ जाएगा आपको। सवालात आपको पता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सवालात जो है वो किस किस्म के होते हैं, ठीक है। तो 33 क्वेश्चन से जो है वो हम शुरू करते हैं, ठीक है भाई। लाइट जो है आप क्या करते हैं, लाइट के सामने सनलाइट जो है उसके सामने प्रिज्म रख देते हैं। तो लाइट जब आ रही होती है प्रिज्म में से गुजर के दूसरी तरफ, ये लाइट आपको फिर क्या नज़र आ रहा होता है, आपको कलर्स नज़र आ रहे होते हैं। समझ आ रही है ना बात? आपको कलर्स नज़र आ रहे होते हैं, जिसको हम विबग्योर कहते हैं, विबग्योर, ठीक है। ये 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। प्रिज्म से लाइट जब टकराएगी तो प्रिज्म की दूसरी साइड पे ये 7 कलर्स जो है वो आपको नज़र आते हैं। इनमें से मुझे ये बता दीजिए कौन सा कलर इनमें से जो है उसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे हाई होगी, और कौन सा कलर इनमें से जो है उसकी वेवलेंथ जो है सबसे लो होगी। दो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज, रेड, इन 7 में से 2 ऐसे हैं जिनमें से एक की वेवलेंथ जो है वो इन 7 में से सबसे हाई है, और दूसरा ऐसा है कलर जिसकी वेवलेंथ जो है वो इन 7 में से सबसे थोड़ी है, सबसे कम है, सबसे लोएस्ट है। तो आप इन दोनों कलर्स के मुझे नाम बता दीजिए, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो मेरा आपसे ये है कि आपको स्पेक्ट्रम जो मिलता है इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये इमर्जेंस ऑफ कलर जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, प्रिज्म की दूसरी साइड पर स्पेक्ट्रम कहलाता है ये, ठीक है। ये 2 तरह का होता है, ये इमिशन स्पेक्ट्रम भी होता है और ये लाइन स्पेक्ट्रम भी होता है। लाइन स्पेक्ट्रम जो है इसकी मदद से, इसको हम कहते हैं फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता है। जैसे कि सोडियम भी एक एलिमेंट है, ठीक है, तो इसको भी इसका भी पता चलाया जा सकता है लाइन स्पेक्ट्रम की मदद से, ठीक है। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम जो है इसकी मदद से आपको लाइंस मिलती हैं। लाइंस की तादाद जो है वो आपको बताती है कि हर एलिमेंट की स्पेसिफिक लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम होती हैं। जैसे कि सोडियम की अलग है, पोटेशियम की अलग है, रुबिडियम की अलग है। तो ये स्पेसिफिक लाइंस की तादाद जो है ये आपको बता रही होती है कि भाई ये एलिमेंट है। समझ में आ गई बात? इसी तरह अगर आप सोडियम जो है उसका लाइन स्पेक्ट्रम हासिल करेंगे तो उसके नतीजे में भी आपको लाइंस की एक ख़ास तादाद जो है वो मिलेगी। आप मुझे लाइंस की तादाद बता दीजिए और उन लाइंस का कलर भी बता दीजिए, जो कि पहचान है असल में किसकी? सोडियम की, ठीक है भाई। ये मेरा सवाल है। सवाल नंबर 35 जो है 35 मेरा आपसे ये है, ये जो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम है इसकी बुनियादी तौर पर 2 जो है वो टाइप्स होती हैं। एक है हमारे पास लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा हमारे पास है लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है भाई। इन दोनों में से लाइन
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, इन दोनों में से कौन सा वो स्पेक्ट्रम है जो कि आपको डार्क लाइंस देता है और ब्राइट यानी कि कलर्ड बैकग्राउंड देता है? आप मुझे बता दीजिए कौन सा वाला है वो, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है या लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम है? दोनों में से कौन सा है वो जो कि आपको डार्क लाइंस देता है और ब्राइट या कलर्ड बैकग्राउंड देता है? ठीक है भाई, 36 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है। नील बोर ने अपनी थ्योरी में हाइड्रोजन की बात की थी और हाइड्रोजन से भी हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है जिसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। नील बोर ये कहता है कि अगर आप जो है हाइड्रोजन को कोई टेम्परेचर न दें तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल पर रहेंगे, यानी कि ग्राउंड स्टेट पर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रहेगा हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन के एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे होगा, यानी कि ग्राउंड स्टेट के ऊपर होगा। ठीक है भाई, आपसे सवाल ये है कि ये जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो है ये लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे होगा या ग्राउंड स्टेट के ऊपर जो होगा, तो ये कौन सा ऑर्बिट होगा, मुझे ये बता दीजिए। चौथा ऑर्बिट होगा, तीसरा ऑर्बिट होगा, दूसरा होगा, पहला होगा, कौन सा होगा? ठीक है भाई, 37 जो क्वेश्चन है वो मेरा आपसे ये है, हाइड्रोजन से आपको जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो आपको मिलता है लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम जो आपको हाइड्रोजन से मिलता है उसके नतीजे में आपको स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो हासिल होती हैं। ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो आपको मिल रही हैं लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम से, जो कि आपको हाइड्रोजन के एटम्स से मिल रहा है, ये वेवलेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से 3 रीजन्स में लाई करता है। वेवलेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो आपको मिल रही हैं हाइड्रोजन एटम से, ये 3 रीजन्स में लाई करती हैं वेवलेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से। उन तीनों रीजन्स के मुझे नाम बता दीजिए आप। ठीक है भाई, अच्छा, सवाल नंबर 38 मेरा आपसे ये है, 38 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है कि ये जो आपको स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही हैं, ठीक है, इन स्पेक्ट्रल लाइंस को जो कि हाइड्रोजन से आपको हाइड्रोजन एटम के लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम से जो आपको स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही हैं, ये सारी स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो हमने 5 सीरीज़ में डिवाइड की थी। ठीक है, 5 सीरीज़ में डिवाइड की थी। आप उन 5 सीरीज़ के मुझे लाइन बता दीजिए, नाम बता दीजिए जो कि ये आपको बताती हैं स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज़। ये 5 सीरीज़ हैं स्पेक्ट्रल लाइंस की, वो स्पेक्ट्रल लाइंस जो कि आपको हाइड्रोजन एटम से मिल रही हैं। ठीक है भाई, 39 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है कि जो 5 सीरीज़ आपको मिल रही हैं स्पेक्ट्रल लाइंस की, मुझे उस सीरीज़ का आप नाम बता दीजिए जिस सीरीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी ऑर्बिट से आ रहा है, 7वें नंबर के ऑर्बिट से आ रहा है या 6ठे नंबर के ऑर्बिट से वापस आ रहा है। ये 7वें से आ रहा है, 6ठे से आ रहा है, 9वें से आ रहा है, तो ये वापस कौन से नंबर के ऑर्बिट पे आके रुकेगा, आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, तो ये आके रुकेगा पहले नंबर के ऑर्बिट से, यानी कि n की वैल्यू अगर आपके पास जो है वो 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, किसी भी नंबर का ऑर्बिट है, जब ये वापस यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा तो ये फर्स्ट ऑर्बिट पे आएगा, और फर्स्ट ऑर्बिट पे आने पर जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलेंगी उनकी सीरीज़ का नाम क्या है, ये मुझे बता दीजिए। ठीक है भाई, 40 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है कि इन्हीं सीरीज़ में एक सीरीज़ वो आपको मिलती है स्पेक्ट्रल लाइंस की जब इलेक्ट्रॉन जो है वो 7वें, 6ठे, 9वें, 10वें ऑर्बिट से वापस जंप करके आता है दूसरे नंबर के ऑर्बिट के ऊपर। ठीक है, और उसके नतीजे में जो आपको स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं उनकी सीरीज़ का मुझे नाम बता दीजिए, वो स्पेक्ट्रल लाइंस कौन सी सीरीज़ में आती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
1 जो है वो मेरा आपसे ये है, छठे, सातवें, आठवें, नवें, 10वें इन ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन वापस जंप करके आता है और तीसरे नंबर के ऑर्बिट पे आके रुकता है, तो इसके नतीजे में जो स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज़ आपको मिलती है उसको क्या कहते हैं, ये मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो मेरा आपसे ये है, छठे, सातवें, आठवें, नवें, 10वें ऊपर का कोई भी आप नंबर का ऑर्बिट ले लें, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके बैक करके वापस आता है और ये वापस आता है चौथे नंबर के ऑर्बिट पे, फोर्थ ऑर्बिट पे वापस आता है, और उसके नतीजे में जो स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिलती हैं, जो स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज़ आपको मिलती है, उसको क्या कहा जाता है, आप मुझे उसका नाम बता दीजिए। ठीक है। 43 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, छठे, सातवें, आठवें, नवें, 10वें बड़े ऑर्बिट्स के नंबर से, बड़े ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है और पाँचवें नंबर के ऑर्बिट पे आके रुकता है, जंप करके वापस आता है, पाँचवें नंबर के ऑर्बिट पे आके रुकता है, और उसके नतीजे में जो आपको स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज़ मिलती है उसका क्या नाम है, ये मुझे बता दीजिए। ठीक है भाई। 44 क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, मैक्स प्लैंक जर्मन फिजिसिस्ट था जिसने 1900 में 1900 में जो है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दी थी। ठीक है। उसके नतीजे में उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। आप मुझे साल बता दीजिए कि कौन से साल पर उसको नोबेल प्राइज़ मैक्स प्लैंक को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देने पर, जो उसने 1900 में दी थी, 1900 में दी थी, तो कब इसको नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया था। 45 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, इसी क्वांटम थ्योरी की रोशनी में जो मैक्स प्लैंक ने दी थी और जिसका ये कहना था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी रेडिएशन एनर्जी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको क्वांटम कहा जाता है, रेडिएशन एनर्जी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको क्वांटम कहा जाता है, आप मुझे उसकी वैल्यू बता दीजिए। ठीक है। और मैक्स प्लैंक ने किस इक्वेशन की मदद से आपको जो है ये वैल्यू बताई थी, किसकी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी जिसको हम 1 क्वांटम कहते हैं, उसकी वैल्यू बता दीजिए, और किस इक्वेशन के तहत ये जो है वो वैल्यू कैलकुलेट की गई थी, मैक्स प्लैंक ने की थी 1900 में, जिसके तहत उसने अपनी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दी थी और इसकी बुनियाद रखी थी, क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद भी रखी थी। तो मुझे उसकी वैल्यू बता दीजिए, एक क्वांटम की वैल्यू क्या है। 46 क्वेश्चन जो है मेरा आपसे ये है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद हो तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब इस तरह की होती है जिसमें एक साइड पर एक इलेक्ट्रोड लगा होता है, दूसरी साइड पर दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो लगा होता है। ये कैथोड होता है जो कि नेगेटिव है और ये एनोड होता है जो कि पॉजिटिव है। किसी भी किस्म की डिस्चार्ज ट्यूब होगी उसमें लाजमी ये 2 इलेक्ट्रोड्स जो है वो लगे हुए होते हैं। तो यही एक्सपेरिमेंट्स करते हुए जब एक साइंटिस्ट ने एक्स रेस को डिस्कवर किया था, एक साइंटिस्ट ने एक्स रेस को डिस्कवर किया था 1895 में एक्सीडेंटली, जब वो ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो एक्स रेस की डिस्कवरी एक्सीडेंटली जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी 1895 में, आप मुझे उसका नाम बता दीजिए। वीडियो के लास्ट में तो मैं इनके जवाबात आपको बताऊंगा ही। ठीक है। सिर्फ सवालात नहीं हैं, जवाबात भी हैं। 47 जो मेरा आपसे क्वेश्चन है वो ये है, स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो आपको एक्स रेस से भी मिलती हैं। ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो आपको एक्स रेस से भी मिलती हैं और ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो एक्स रेस की कहलाती हैं। ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो कि हमें एक्स रेस से मिलती हैं, इनको हमने 2 सीरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। आप मुझे उन दोनों सीरीज़ के नाम बता दीजिए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 48 जो है मेरा आपसे वो ये है, ये एक्सरेज की प्रोडक्शन जो हो रही थी जब ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे और जो है एक्सरेज की डिस्कवरी भी हुई थी। ठीक है। और एक्सरेज इस तरह से प्रोड्यूस हो रही थी, तो
उन रेस का मुझे नाम बता दीजिए जो कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी और कैथोड से एनोड की तरफ जाते हुए एनोड को हिट कर रही थी, स्ट्राइक कर रही थी, जिसके नतीजे में एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही थी। तो वो कौन सी रेज हैं जो कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, आप मुझे उनका नाम बता दीजिए। 49वां क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है। टोटल 61 क्वेश्चन है ये, जिनके जवाबात लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, ये एक्सरेज जो हैं इनकी वेवलेंथ जो है इसकी मुझे रेंज बता दीजिए। इसका यूनिट एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो ये जो एक्सरेज हैं इनकी वेवलेंथ की मुझे रेंज बता दीजिए कि इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, एक्सरेज की वेवलेंथ की रेंज। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो मेरा आपसे ये है। क्रिस्टलोग्राफी के अंदर एक्सरेज को यूज़ किया जाता है, जिसकी मदद से आप क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर अंदर का पता चला सकते हैं। आपने सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड जो है वो मैंने पढ़ाया भी है, उसमें आपने भी पढ़ा होगा क्रिस्टल्स की अंदर की ज्योमेट्री आपको पता चलती है, हेक्सागोनल है, ट्राइगोनल है, लाइक दिस। तो ये जो ज्योमेट्री एक क्रिस्टल की आपको बता रहा है, तो इसमें एक्सरेज को यूज़ किया जाता है। और इस मेथड को क्या कहा जाता है, इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, जिस टेक्निक के अंदर आप एक्सरेज को यूज़ करते हैं और उसके नतीजे में आप किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बता सकते हैं, उस टेक्निक का मुझे नाम बता दीजिए। ठीक है भाई, 51 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है। 1913 में 1913 में एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हुई थी। आप मुझे उस साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए जिसने 1913 में एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था। ठीक है भाई, 52 क्वेश्चन जो है मेरा आपसे ये है। रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी जो है वो हेनरी बैकरल ने की थी 1896 में, 1896 में। और जिस मिनरल की मदद से उसने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी उसका नाम था पिच ब्लेंड। इसी पिच ब्लेंड पर आगे चल के मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड पेरी क्यूरी ने काम किया था और उन्होंने 2 नए एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर किए थे। 2 नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं उन्होंने डिस्कवर किए थे। तो आप मुझे उन 2 नए एलिमेंट्स का नाम बता दीजिए जो पिच ब्लेंड में से अलहदा किए थे मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने। उन दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के नाम बता दीजिए। ठीक है, 53 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, ये जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट नहीं, जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है, इसके अंदर 3 किस्म की रेज़ हमें मिलती हैं, अल्फ़ा रेज़, बीटा रेज़ और गामा रेज़। इसके अंदर जो हमारे पास अल्फ़ा रेज़ हैं ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलके बनती हैं। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं या अल्फ़ा रेज़ हैं ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनती हैं। आपसे मेरा ये सवाल है, आप मुझे तादाद बता दीजिए कि कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन मिलके एक अल्फ़ा पार्टिकल को बनाते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 54 जो है वो मेरा आपसे ये है। फॉसिल्स, बायो के स्टूडेंट जानते होंगे, ज़माना कदीम में जो जानदार मर जाते हैं, ठीक है, उनका जिस्म जो है वो प्रिज़र्व हो जाता है बर्फ़ में, या जो है वो उनकी बाकियात जो हमें मिलती हैं, रिमेंस जो हमें मिलती हैं ज़मीन से खुदाई के दौरान या फिर बर्फ़ से या पानी से, ठीक है, तो उनको फॉसिल्स कहा जाता है। किसी जानवर की एज कितनी है ये फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, एक एलिमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसको आप यूज़ करते हैं और उसकी मदद से आप एज ऑफ फॉसिल्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे आप उस एलिमेंट का नाम बता दीजिए, किस एलिमेंट की मदद से आप फॉसिल्स की एज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 जो है मेरा आपसे ये है। क्वांटम नंबर्स को बताने वाला शख्स कि 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इनका जो फाउंडिंग फादर था जिसने ये चारों क्वांटम नंबर्स बताए थे, उस शख्स का नाम बता दीजिए कि उसका नाम क्या था।
क्वेश्चन नंबर 56 जो है वो मेरा आपसे ये है, वो कौन सा क्वांटम नंबर है जो कि शेप ऑफ ऑर्बिटल आपको बताता है? वो कौन सा क्वांटम नंबर है जो कि शेप ऑफ ऑर्बिटल आपको बताता है? उस क्वांटम नंबर का नाम बता दीजिए। 57 क्वेश्चन जो है मेरा आपसे ये है, अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल जानना चाहते हैं, अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला मुझे बता दीजिए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 58 जो है वो मेरा आपसे ये है, हमारे पास s ऑर्बिटल भी होता है, p ऑर्बिटल भी होता है, d ऑर्बिटल भी होता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स की मुख्तलिफ हमारे पास टाइप्स होती हैं। आप मुझे बता दीजिए वो कौन सा ऑर्बिटल है जिसकी सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन होती है स्पेस में, एक से ज़्यादा उसकी ओरिएंटेशन नहीं होती। वो कौन सा ऑर्बिटल होता है? p होता है, d होता है, s होता है, कौन सा होता है ये बता दीजिए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 59 जो है वो मेरा आपसे ये है, p ऑर्बिटल की शेप कुछ इस किस्म की होती है, p ऑर्बिटल की शेप कुछ इस किस्म की होती है, और ये p ऑर्बिटल के जो दो आपको ये बलून टाइप के शेप नज़र आ रहे हैं, एक ये और एक ये, इनको लॉब्स कहा जाता है। एक लॉब ये रही, दूसरी लॉब ये रही। ये वो पॉइंट है जिस पे दोनों लॉब्स मीट करती हैं, ये वो पॉइंट है जिस पर दोनों लॉब्स जो है वो मीट करती हैं। ठीक है, और इस पॉइंट पर फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है। मतलब इस पॉइंट पे जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। आप मुझे इस पॉइंट का नाम बता दीजिए, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो मेरा आपसे ये है, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो है, हर इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके पास चारों क्वांटम नंबर्स होते हैं, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन एक थ्योरी है जो ये कहती है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके चारों क्वांटम नंबर्स मैच नहीं कर सकते। सपोज़ करते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन हैं जिनके तीन क्वांटम नंबर्स अगर मैच करते भी हैं तो उनका चौथा क्वांटम नंबर उन इलेक्ट्रॉन्स का डेफिनेटली डिफरेंट होगा। ये कौन सी थ्योरी है? ठीक है, ये कौन सा प्रिंसिपल है? मुझे इसका नाम बता दीजिए। और आखिरी सवाल मेरा आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है, सोडियम आयन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ज़रा मुझे करके बता दीजिए क्या होगी। ठीक है भाई, दिमाग के फ्यूज़ उड़ गए भाई। डॉक्टर ऐसे ही थोड़ी ना बनेंगे, एमडी कैट टेस्ट ऐसे ही थोड़ी ना क्वालिफाई होगा। आपका क्या ख्याल है, आपसे केमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछी जाएगी? नहीं भाई, ठीक है, इतना आसान नहीं है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने निकाले हैं इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर से। ठीक है, आसान आसान नहीं निकाले, सारे मुश्किल निकाले। तो चलें अब ज़रा इनके जवाबात मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेरा जो सवाल आपसे ये था, 33 मैंने क्वेश्चन किया था, 33 मैंने क्वेश्चन में किया था, ये विबग्योर जो है, ये जो स्पेक्ट्रम आपको मिलता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, कि जब सनलाइट जो है वो प्रिज्म से पास होती है तो प्रिज्म की दूसरी साइड पे ये 7 कलर्स आपको नज़र आते हैं। इनमें से वो कौन सा कलर है जिसकी वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम है, हाईएस्ट है, और वो कौन सा कलर है जिसकी वेवलेंथ जो है वो लोवेस्ट है, सबसे कम है? तो आप मुझे उनका नाम बता दीजिए। तो रेड जो है वो कलर है जिसकी वेवलेंथ सबसे हाई होगी 7000 एंगस्ट्रॉम, और वॉयलेट जो है ये वो कलर है विबग्योर के अंदर जिसकी वेवलेंथ सबसे लोवेस्ट होगी 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो मेरा आपसे ये था कि जो स्पेक्ट्रम आपको मिलता है वो दो तरह का होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को आप यूज़ करते हैं एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये फिंगरप्रिंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर सोडियम, और कैसे करते हैं कि जब भी किसी एलिमेंट से हम स्पेक्ट्रम लेते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम लेते हैं, तो हर एलिमेंट से हमें स्पेक्ट्रल लाइंस की तादाद मखसूस होती है, स्पेसिफ़िक होती है। तो सोडियम मेटल से जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी तो इन स्पेक्ट्रल लाइंस की तादाद क्या होगी और उन स्पेक्ट्रल लाइंस का कलर क्या होगा।
तो इसका जवाब सुन लीजिए, सोडियम मेटल से जो आपको स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी लाइन स्पेक्ट्रम की शक्ल में, वो 2 होंगी। 2 स्पेक्ट्रल लाइंस आपको ये बताएंगी कि ये सोडियम है। इसके अलावा ये दोनों स्पेक्ट्रल लाइंस का कलर होगा येलो। ठीक है भाई। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो आपको बताता है, यहाँ पर मैंने आपसे ये सवाल किया था टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, कि हमारे पास स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स होती हैं, एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है, एक इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। फिर लाइन स्पेक्ट्रम की भी मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है हमारे पास लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है हमारे पास लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी आपको लाइंस देता है और लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम भी आपको लाइंस देता है और बैकग्राउंड भी देता है। मेरा ये सवाल था, इनमें से कौन सा स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम? इन दोनों में से कौन सा स्पेक्ट्रम है जो कि आपको डार्क लाइंस देता है और ब्राइट यानी कि कलर्ड बैकग्राउंड देता है? तो इसका जवाब है लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये है जो कि आपको डार्क लाइंस देता है और बैकग्राउंड जो है ब्राइट देता है, कलर्ड देता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये मेरा आपसे था, मैंने पूछा था आपसे कि हाइड्रोजन एलिमेंट से जो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं नील बोर की एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक। ठीक है। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर हाइड्रोजन जो है उसके अंदर जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे रहते हैं, ग्राउंड स्टेट पे रहते हैं। आप मुझे ऑर्बिट का बता दीजिए कि वो ऑर्बिट कौन सा होगा इलेक्ट्रॉन का, तीसरा ऑर्बिट होगा, दूसरा ऑर्बिट होगा, पहला ऑर्बिट होगा ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर जो ग्राउंड स्टेट है या लोवेस्ट एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन का वो होता है पहला, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो मेरा आपसे ये था लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम के हवाले से कि जो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है, इमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम है। तो इसमें जो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, इससे जो स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिलती हैं वो स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो वेवलेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से 3 रीजन्स में फॉल करती हैं, 3 रीजन्स में लाए करती हैं। उन रीजन्स के नाम बता दीजिए मुझे। तो उन तीनों रीजन्स के नाम हैं जिसके अंदर लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो फॉल करती हैं। उन रीजन्स का नाम है अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन और इंफ्रारेड रीजन। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो मेरा आपसे ये था कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिल रही हैं लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम के नतीजे में, जो स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिल रही हैं ये आपने 5 सीरीज़ में इन स्पेक्ट्रल लाइंस को डिवाइड किया हुआ है। उन 5 सीरीज़ के मुझे नाम बता दीजिए। तो आप सुन लीजिए, लेमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्चिन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ और पी फंड सीरीज़। ये 5 सीरीज़ हैं उन स्पेक्ट्रल लाइंस की जिनको हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है भाई। 39 क्वेश्चन मेरा आपसे इन्हीं सीरीज़ के हवाले से था कि मुझे जो है उस सीरीज़ का नाम बता दीजिए जिस स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है। तो जब छठे, सातवें, आठवें इलेक्ट्रॉन से वापस पहले इलेक्ट्रॉन पे आके जंप करता है, छठे, सातवें, आठवें ऑर्बिट से, शेल से इलेक्ट्रॉन जो है उठ के वापस आता है पहले शेल पर। तो इससे जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है लेमन सीरीज़। क्या कहा जाता है? लेमन सीरीज़। फिर मैंने अगला सवाल आपसे किया था क्वेश्चन नंबर 40 जो आपसे मैंने किया था वो मैंने ये किया था, छठे, सातवें, आठवें शेल से जब इलेक्ट्रॉन वापस जंप करके आता है और दूसरे शेल पे आता है और उसके नतीजे में जो हमें सीरीज़ मिलती है स्पेक्ट्रल लाइंस की उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बाल्मर सीरीज़। याद कर लीजिए। 41 क्वेश्चन जो है मैंने आपसे कहा था छठे, सातवें, आठवें, नवें, 10वें कोई भी ऊपर का नंबर का शेल है जहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस जंप करके आ रहा है और तीसरे नंबर के शेल पे आके वो रुकता है,
तो इसके नतीजे में स्पेक्ट्रल लाइंस की जो सीरीज़ हमें मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं पास्चिन सीरीज़। ठीक है भाई। 42 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है कि छठे, सातवें, आठवें, नवें शेल से जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है और ये आता है चौथे नंबर के शेल पे आके रुकता है, ठीक है, तो इससे जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज़ मिलती है उसको क्या कहा जाता है, तो इसको ब्रैकेट सीरीज़ जो है वो कहा जाता है। 41 क्वेश्चन भी हो गया, 42 भी हो गया। 43 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये था कि इलेक्ट्रॉन जब छठे, सातवें, आठवें शेल से वापस आता है पांचवें शेल पर, तो उसके नतीजे में जो स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज़ आपको मिलती है उस सीरीज़ को क्या कहा जाता है, तो उस सीरीज़ को कहा जाता है पी फंड सीरीज़। ठीक है भाई। 44 क्वेश्चन जो मैंने आपसे किया था वो मैंने आपसे ये किया था कि 1900 में 1900 में जर्मन फिजिसिस्ट जो मैक्स प्लैंक है उसने नोबेल प्राइज़ जो है वो विन किया था। तो नोबेल प्राइज़ उसको कब दिया गया था, तो साल बता दीजिए। तो वो साल था 1918, 1918। ठीक है भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 45 मैंने आपसे कहा था, यही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो मैक्स प्लैंक ने दी थी 1900 में, उसने ये बताया था कि जो क्वांटम है, ठीक है, ये जो क्वांटम है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी है, इसकी वैल्यू क्या है, ये मैंने आपसे पूछा था कि वो बता दीजिए। तो इसकी वैल्यू है 6.625 × 10⁻⁻34 जूल्स पर सेकेंड। और किस इक्वेशन की मदद से मैक्स प्लैंक ने इसको प्रूफ किया था, उसने किया था E = h नू, इसको नू कहा जाता है, न्यू, ये सिंबल है। ये इक्वेशन है जो कि ड्राइव की थी मैक्स प्लैंक ने 1900 में, और उसने ये साबित की थी बात कि एक क्वांटम जो है एनर्जी का, एक पैकेट जो है वो एनर्जी का, वो कितनी एनर्जी रखता है, 6.625 × 10⁻⁻34। 46 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये था, एक्सरेज जो है 1895 में एक्सीडेंटली डिस्कवर करने वाले शख्स का नाम बता दीजिए। तो उसका नाम है A.D.W. रोंटगेन। A.D.W. रोंटगेन, इन्होंने जो है वो एक्सरेज को डिस्कवर किया था जब ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एक्सरेज, के एक्सरेज से जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं उनको हमने दो सीरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। आप मुझे उन दोनों सीरीज़ का नाम बता दीजिए। तो एक सीरीज़ का नाम है के सीरीज़ की स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एक्सरेज, एंड दूसरी सीरीज़ का नाम है एल सीरीज़ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एक्सरेज। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब में जब हम एक्सरेज की प्रोडक्शन करते हैं तो दो इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, एक साइड पे एक कैथोड होता है, दूसरी साइड पर एनोड होता है। कैथोड से एनोड तक जो रेज जाती हैं आप मुझे उनका नाम बता दीजिए। तो उनका नाम है कैथोड रेज। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 49 जो मैंने आपसे किया था उसमें मैंने आपसे पूछा था कि ये जो एक्सरेज हैं इनकी वेवलेंथ की रेंज क्या है, ये बता दीजिए। तो एक्सरेज की वेवलेंथ की रेंज जो है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 10 एंगस्ट्रॉम तक है। बहुत शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है एक्सरेज की। तो ये रेंज है एक्सरेज की, इससे ऊपर की नहीं होंगी एक्सरेज। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 जो मैंने आपसे किया था वो मैंने आपसे ये किया था कि क्रिस्टेलोग्राफी के अंदर आप एक टेक्निक को यूज़ करते हैं जिसमें आप एक्सरेज को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से आप किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बता सकते हैं। उस टेक्निक का नाम बता दीजिए। तो उस टेक्निक का नाम है एक्सरेज डिफ्रैक्शन टेक्निक। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 51 जो मैंने आपसे पूछा था वो मैंने आपसे पूछा था कि मुझे उस शख्स का नाम बता दीजिए 1913 में जिसने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था, और वो भी एक्सरेज पर ही काम कर रहा था। ठीक है। उस शख्स का नाम था हेनरी मोज़ले, और उसने मोज़ले लॉ भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 52 जो है ये रेडियो एक्टिविटी के हवाले से मेरा था। मैंने कहा था कि रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैकरल ने डिस्कवर की थी।
ठीक है। और किस मिनरल से की थी, उसका नाम था पिचब्लेंड। आगे चल के मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी हस्बैंड एंड वाइफ, इन्होंने इसके ऊपर काम किया था और इस पिचब्लेंड मिनरल से 2 एलिमेंट अलग किए थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट अलग किए थे। उनके मुझे नाम बता दीजिए जो मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने किए थे। तो उनके नाम थे पोलोनियम एंड रेडियम। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 53 जो है मेरा आपसे ये था कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, आपको पता है रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में 3 किस्म की रेडिएशंस मिलती हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स या अल्फ़ा रेज जो हैं, इनमें ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है ये असल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिल के बनता है एक अल्फ़ा पार्टिकल। कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन से मिल के बनता है? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिल के एक अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो बनता है। क्वेश्चन नंबर 54 जो मैंने आपसे किया था, मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको फॉसिल्स की एज जो है वो फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए आप एक एलिमेंट को यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, उसका मुझे नाम बता दीजिए। तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम है कार्बन 14 आइसोटोप होता है ये कार्बन का, कार्बन 14, और ये रेडियो एक्टिव होता है और इसकी मदद से आप एज ऑफ फॉसिल्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 जो मैंने आपसे पूछा था कि क्वांटम नंबर्स का खालिक कौन है, फाउंडिंग फादर कौन है, किसने क्वांटम नंबर्स दिए थे? तो श्रोडिंजर, ये था वो शख्स जिसने क्वांटम नंबर्स जो है वो दिए थे। अगर क्वांटम नंबर्स आपको समझ में ना आए तो बराए मेहरबानी श्रोडिंजर को जो है वो बुरा भला मत कहिएगा कि इतने मुश्किल इसने क्वांटम नंबर दे दिए कि हमारे लिए मुसीबत हो गई एंट्री टेस्ट पास करने की। मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। आपको इतनी आसानी से ही क्वांटम नंबर समझ में आ जाएंगे। जैसे आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है कि मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है, तो आप बताते हैं ये मार्कर है। ठीक है, इतनी आसानी से ये क्वांटम नंबर्स आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 जो है, मैंने आपसे ये पूछा था कौन सा क्वांटम नंबर है जो कि आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल जो है वो बताता है। तो उस क्वांटम नंबर का नाम है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है। 57 क्वेश्चन जो मैंने आपसे किया था, मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल जानना चाहते हैं तो इसके लिए एक फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। आप मुझे वो फार्मूला बता दीजिए। तो वो फार्मूला ये रहा 2l+1, ये फार्मूला है जिसकी मदद से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 मैंने आपसे कहा था कि ऑर्बिटल हमारे पास d ऑर्बिटल भी है, p ऑर्बिटल भी है, f ऑर्बिटल भी है, s ऑर्बिटल भी है। इनमें से कौन सा ऑर्बिटल है जिसकी स्पेस के अंदर एक ही सिर्फ ओरिएंटेशन होगी, एक ही सिर्फ रुख पे ये आपको नज़र आएगा, एक ही सिर्फ डायरेक्शन में ये आपको नज़र आएगा, इसके अलावा इसकी और कोई डायरेक्शन नहीं होगी। उस ऑर्बिटल का नाम बता दीजिए। उस ऑर्बिटल का नाम है s ऑर्बिटल। ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 जो है वो मैंने आपसे कहा था कि p ऑर्बिटल के अंदर जहाँ पर ये दोनों लॉब्स मीट करती हैं, इस पॉइंट को आप बता दीजिए क्या कहते हैं। तो इस पॉइंट का नाम है नोडल प्लेन, नोडल प्लेन। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो मैंने आपसे किया था कि मुझे उस थ्योरी का नाम बता दीजिए जो ये कहती है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके चारों क्वांटम नंबर्स एक जैसे नहीं हो सकते। मान लिया जाए कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स के 3 क्वांटम नंबर्स मैच भी कर जाते हैं तो चौथा क्वांटम नंबर डेफिनेटली उनका डिफरेंट होगा। ये थ्योरी कौन सी है? इसको कहा जाता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 मैंने कहा था कि सोडियम का जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कर दीजिए। तो ये सोडियम आयन है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। तो सोडियम एटम के पास जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सोडियम आयन के पास इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी 1s2, 2s2 और 2p6। ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम निमट चुका, उसके ओरल क्वेश्चंस हो चुके। आई होप आपके दिमाग के फ्यूज़ उड़ गए होंगे कि यार ये क्या भाई, ऐसा ही है, डॉक्टर बनना आसान नहीं है, एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करना आसान नहीं है। ठीक है, वरना तो सभी बन जाए, तो बड़ी मेहनत का काम है। अब चैप्टर नंबर 3 जो है वो हम शुरू करेंगे पार्ट 5 के अंदर। ये टोटल 24 वीडियोज़ हैं जो कि आपके 12 चैप्टर फर्स्ट ईयर के निपटा देंगी। फिर इंशाल्लाह हम 26 वीडियोज़ बनाएंगे जिसमें हम
13 चैप्टर जो है वो निपटा देंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के। तो 50 वीडियोस के अंदर आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पूरी निमट जाएगी। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।